नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कुल मिलाकर चर्चा आज चुनावी महासंग्राम पर ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण। कल पहले चरण का मतदान होना है। 20 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 223 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में। 198 पुरुष हैं, 25 महिला प्रत्याशी हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं, 20,84,675 महिला मतदाता हैं, 69 थर्ड जेंडर हैं। चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए और बीजेपी की साख भी कुल मिलाकर दांव पर। भाजपा के दिग्गजों की हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में बहुत ज्यादा करीबी से देखा जाएगा इस पूरी सीट को। नारायणपुर सीट पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव सीट पर पूर्व मंत्री दत्ता उसेंडी हैं, बीजापुर सीट पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हैं, भानुप्रतापपुर सीट पर पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की साख दांव पर है। कांग्रेस के लिए कवर्धा सीट पर मंत्री मोहम्मद अकबर, चित्रकूट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज हैं, कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम, कोंटा सीट पर मंत्री कवासी लखमा की साख दांव पर। तो तमाम ऐसे नेता जो कि बड़े बड़े दावे करते आए हैं आम सभा के दौरान भी और मीडिया से बातचीत के दौरान भी, तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स पर लगातार पैनी नजर न्यूज 18 की भी रहेगी। कल कितने प्रतिशत यहां पर मतदान होता है, ये भी देखने वाली बात। और कहीं ना कहीं रणभूमि की तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। 17 नवंबर को और 3 दिसंबर को क्या कुछ होगा, ये धीरे धीरे पहले चरण के जरिए स्पष्ट होता जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान, न्यूज 18 पर आप लगातार अपडेट्स देख सकेंगे। मतदान को लेकर 20 महत्वपूर्ण सीटें, 20 विधानसभा क्षेत्रों में 233 प्रत्याशी कुल मिलाकर चुनावी मैदान। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर भी थम चुका है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कि कुल मिलाकर ये स्थिति हम बीजेपी के या कांग्रेस के पक्ष में बना सके। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश। 7 नवंबर को 20 सीटों पर सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला। मौजूदा स्थिति ये है कि बीजेपी के पास महज 1 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 19 सीटें 20 में से हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति अच्छी खासी नजर आती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार बड़ी चुनौती है कि इस एक सीट से कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। चुनाव का प्रचार तो थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए भी लगातार एक कोशिश की जा रही है कि जनता को अपने पक्ष में कर सके और ये माहौल बनाया जा सके। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तमाम दिग्गज दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। डोर टू डोर प्रचार के जरिए कैंडिडेट्स की तरफ से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इन सीटों पर पकड़ मजबूत की जा सके। इस ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस किस पोजीशन में है और क्यों इतने बड़े बड़े दावे जीत के किए जा रहे हैं। 20 विधानसभा सीटें जहां पर कल मतदान होगा, इसे लेकर यह जानकारी है कि 19 की 19 सीटें कांग्रेस दोबारा से हथियाने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके खाते में बीते चुनाव में महज 1 सीट आई थी, अपनी चुनावी सीट की संख्या बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से महत्वपूर्ण साबित होगी। बड़ी बात यह है कि तमाम हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं जो इस सीट पर कद्दावर नेता के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से भरोसा जताते हुए उतारे गए हैं। मौजूदा स्थिति ये बताती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जितने बड़े दावे किए गए हों उसके अनुरूप काम भी हुआ हो, लेकिन यह समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि आने वाले समय में किस हाई प्रोफाइल नेता की सीट पर कहां साख दांव पर लगी हुई है। 20 सीटें ऐसी हैं, अलग अलग समय पर मतदान की समय भी, क्योंकि 7 नवंबर को वोटिंग होनी है यानी कि कल। लेकिन ये सिलसिला जरूर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को कि समय अलग अलग दिए गए हैं अलग अलग मतदान केंद्रों के। तो पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और लगातार ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 सीटें हैं जो कि फोकस पर हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कौन सी सीट पर कहां कौन आमने सामने है, दुर्ग को फतेह करने के लिए कौन चुनावी मैदान में, हम आपको बता दें भाजपा से भावना बोहरा है प्रत्याशी हैं और लगातार
युवा चेहरे के तौर पर पहचानी भी जा रही हैं। दूसरी तरफ नीलकंठ हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता और प्रत्याशी के तौर पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडरिया सीट को लेकर ये जानकारी, आगे कवर्धा को लेकर आपको जानकारी बताएं, जहां पर विजय शर्मा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, मोहम्मद अकबर हैं कांग्रेस की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में, और मोहम्मद अकबर जो कि कांग्रेस के बहुत प्रमुख नेता माने जाते हैं, तमाम दावे भी कर चुके हैं। खैरागढ़ सीट के बारे में भी जानकारी आपको दें, विक्रांत सिंह बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, यहां पर यशोदा वर्मा कांग्रेस की तरफ से टाल ठोकती हुई। देखना यह होगा कि कौन कितना प्रबल खैरागढ़ में साबित होता है। अगली सीट की ओर भी आपको ले चलते हैं, खुज्जी गीता घासी साहू बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी यहां पर, साथ ही साथ भोलाराम साहू हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये देखने वाली बात कि खुज्जी की जनता आखिर इस बार किसको चुनती है। अगली सीट की ओर आपको लिए चलेंगे, जहां पर मोहला मानपुर बहुत प्रमुख क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ का, 20 सीटों को लेकर भी इसीलिए निगाह भी। इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, संजीव शाह हैं जो कि बीजेपी की तरफ से यहां पर ताल ठोक रहे हैं। अब कल इनकी किस्मत का फैसला है। अगली सीट की ओर आपको लिए चलेंगे, अगली सीट आती है मोहला मानपुर, जो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, दोनों ही तरफ काफी कड़ा मुकाबला है। अगली सीट के बारे में भी जानकारी आपको हम देंगे, जिस तरह से कवर्धा और खैरागढ़ और खुज्जी को लेकर आप ये तमाम घटनाक्रम देखते आ रहे हैं। डोंगरगढ़ में भी आपको बता दें कौन कौन प्रत्याशी, विनोद खांडेकर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार, और कांग्रेस की तरफ से हर्षिता स्वामी बघेल जो कि प्रत्याशी के तौर पर सामने उतारी गई हैं। दूसरी सीट में आपको लिए चलेंगे, राजनांदगांव की स्थिति आपको बताएं, सबसे महत्वपूर्ण सीट छत्तीसगढ़ में इस पहले चरण की, क्योंकि बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह यहां पर चुनावी मैदान में है, साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से गिरीश देवांगन उनके विरोधी हैं, लगातार दावा यह किया जा रहा है कि वो तो जीतने वाले हैं, पर ये देखने वाली बात कि कल क्या स्थिति बनती है, परसेंटेज क्या रहता है। कांकेर के बारे में आपको जानकारी दें, आशाराम नेताम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, शंकर ध्रुव हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ अलग अलग विधानसभा सीटें जिनके बारे में आपको विस्तार से हम बता दे रहे हैं कि कल क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि कल का ये जो मुकाबला है कुल मिलाकर टक्कर का होगा, और 20 सीटों को लेकर अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय की भी अच्छी खासी गणना आप पहले से ही कर सकते हैं। बहरहाल बात दंतेवाड़ा की भी कर लेते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र यहां पर है और यहां पर भी मतदान होना है, इसी के चलते तमाम मतदान दल अपने स्तर पर तैयारियां दुरुस्त करते हुए अति संवेदनशील क्षेत्र बुरगुम मतदान केंद्र, जहां पर सदस्यों को रवाना किया गया है मतदान दल के हेलीकॉप्टर के जरिए इनको पहुंचाया जा रहा है, जिससे पहले चरण का मतदान उसका जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो तैयारियां हैं, उसको पहले से ही अपने स्तर पर यह दल दुरुस्त कर सके। तो ये तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई हैं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की। 10 सदस्य जो कि अभी फिलहाल पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं। कुछ अलग अलग क्षेत्र जो कि दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आते हैं, वहां पर भी सभी को पहुंचाने की स्थिति में फिलहाल सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि लगातार तैनात है। अति संवेदनशील क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा नजर, हालांकि तो मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियां जो कि लगातार मोर्चाबंदी पर तैनात रहेंगी। नक्सल और संवेदनशील क्षेत्र जहां पर 600 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडोज के हाथ इस बार। माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से होगी। बम डिस्पोजल दल और डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए DRG, STF, कोबरा, बस्तर फाइटर, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा CAPF तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 7 नवंबर को मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। तो बस्तर आईजी क्या कह रहे थे ये आप सुन चुके हैं। पहले चरण के मतदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम आपको लगातार अपडेट देते आ रहे हैं। नक्सलगढ़ में महिला कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल रखा है, वहां पर भी व्यापक व्यवस्थाएं हैं। देखिए,
कल कोंटा विधानसभा का मतदान होना है। ऐसे में आज मतदान दल जो है अपने अपने मतदान केंद्र जा रहे हैं और इस वक्त मैं स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हूं और देख सकते हैं कि मेरे साथ इस समय जो है महिला कमांडो है जो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र के लिए जा रहे हैं। और इस पहली बार जो है ये महिला कमांडो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमेशा से ये नक्सलियों से दो हाथ करने वाले महिला कमांडो इस बार जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किरण है। मैम, आपका पहला चुनाव है, ड्यूटी है क्या? हाँ। अच्छा, तो ये आपको नक्सली बहिष्कार चल रहा है, इस बीच में आप चुनाव करने जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं। अच्छा, तो ये पहली बार आप चुनाव है तो आपको एक्सपीरियंस इसका है या कैसे? एक्सपीरियंस तो नहीं है, जाके वहाँ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप कहाँ के रहने वाले? रामाराम। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। जैसा कि बता रहे हैं कि पहली बार इनका ये चुनाव है और ये पहले चुनाव में इनको हालांकि अनुभव नहीं है, लेकिन ये अनुभव इस चुनाव में लेगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। और चलिए अब सीधे आपको जगदलपुर लिए चलेंगे। सहयोगी श्रीनिवास आपको दिख रहे होंगे। श्रीनिवास, जरा एक और बार ये बताइएगा कि तस्वीर वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है, चूंकि बस्तर को लेकर हाई प्रोफाइल सीट्स को लेकर हम लगातार बातचीत कर ही आ रहे हैं। राजनीतिक समीकरण फिलहाल क्या कहते हैं, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, कल लोकतंत्र के महापर्व होना है और इसके लिए आज बस्तर का जो संभाग के जो मतदान दल है यहाँ से रवाना हुए हैं। मतदान दलों में बात करें तो 781 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 769 मतदान दलों को आज रवाना किया गया है। चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, यहाँ जो मतदान दल है ये बहुत ही खुशी से मतदान करने के लिए निकले हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम उनसे चर्चा की तो काफ़ी खुश नजर आए और कहा कि कल लोकतंत्र का महापर्व में सबकी सहभागिता निभाएंगे और सभी से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। रही बात राजनीतिक समीकरण की, तो खासा यहां पर रहेगा, क्योंकि चित्रकूट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर खुद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मैदान में उतरे हैं। उनके सामने जो फेस है वो है विनायक गोयल है, भाजपा का नया चेहरा है। तो इन दोनों के बीच मुकाबला काफी टक्कर वाला होने का है। साथ ही बस्तर विधानसभा, चूंकि वहां के लकेश्वर बघेल 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है, तो उनके सामने भी एक नया चेहरा सामने है मनीराम कश्यप के तौर पे। रही बात जगदलपुर की बात करूं तो जगदलपुर भी काफी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बस्तर का एकमात्र सामान्य सीट है। तो यहां से भी दो जो चेहरे हैं और दोनों पूर्व महापौर हैं भाजपा के। जो की चाबी से अगर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर पूरी तस्वीर साफ करने में कुछ अनुमान लगाया जा सकेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन कितने फीसदी मतदान के साथ कितने फीसदी मतदाता किसके समर्थन में आते हैं, एक अनुमान के तौर पर आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, बस्तर का कहा भी जाता है कि जो बस्तर को जीत लिया वो सत्ता तक पहुंच गया। बस्तर का जो विधानसभा जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। अगर हम बात करें कि 15 साल पुराने जो भाजपा शासन काल था तो उसमें बस्तर की जनता ने लगातार उनको समर्थन दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। लेकिन 2018 में जो परिणाम आया कांग्रेस के पक्ष में आया और पूरी सीटें कांग्रेस के झोली में आ गए। ऐसे में अभी जो मतदाता है वो कह नहीं सकते किस ओर रुझान बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि सत्ता पक्ष की ओर ज्यादा झुकने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि जो घोषणा है दोनों दलों की घोषणा काफी अहम भी रखती है। कर्ज माफी हो, शिक्षा की बात करें या फिर धान उपार्जन केंद्र की बात करें, तो ये सब तमाम जो चीजें हैं मतदाता इन सब चीजों को जान चुके हैं और देख चुके हैं। तो ऐसे में कल जो होने वाले मतदान को लेकर यहाँ के जो मतदाता, आदिवासी मतदाता, वो किस दल को अपना समर्थन देंगे ये आने वाले 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये है उत्साह जरूर है यहाँ के आदिवासी वोटरों में। जी निश्चित तौर पर, और उत्साह के साथ साथ बहुत ज्यादा डर की भी स्थिति यहाँ पर, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। जगदलपुर में सक्रियता हम नक्सलियों के बीते दिनों से देख भी रहे हैं। बस्तर आईजी की तरफ से हालांकि अपील की गई है कि डरे नहीं बिल्कुल भी और मतदान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बड़ी बात यह भी कि आपसे ये तस्वीर भी हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, और चूंकि टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं अंतर है, इस पर भी जानकारी दीजिएगा।
जी बिल्कुल, बस्तर संभाग का जो ये 3 जिला है, जिसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव जिला माना जा रहा है चित्रकूट विधानसभा है। क्योंकि चित्रकूट विधानसभा अबूझमाड़ से भी जुड़ा हुआ है, दंतेवाड़ा बॉर्डर पड़ता है, बीजापुर का भी बॉर्डर पड़ता है। तो ऐसे में जो नक्सल वारदातें इस विधानसभा में हो सकते हैं, इसको लेकर सुरक्षा महकमा काफी अलर्ट है। लगभग 600 के आसपास जो फोर्सेस है, जिसमें सीआरपीएफ है, डीआरजी है, बस्तर फाइटर है, साथ ही जो महिला कमांडो को तैनात किया गया है। मतदान दलों में जो लेयर है सुरक्षा की, वो 3 लेयरों में दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। नक्सल मोर्चे को देखते हुए जो जवान तैनात है, उनके लिए काफी अहम है, क्योंकि कल का जो पर्व है, इसे शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना भी है और मतदान दलों को वापस सुरक्षित केंद्र तक लाना है। ऐसे में जो सुरक्षा महकमा काफी तौर पे अलर्ट मोड में है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं तो जो कल बस्तर में होने वाला चुनाव है, वो सुरक्षा दृष्टि से काफी अहम है। और सुरक्षा को देखते हुए और सभी जो अधिकारी है, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी है, ये सभी अपने आप को अलर्ट रखे हैं। बस्तर ठीक है, यानी संभाग कि के सभी पल एसपीओ को कड़ी निगरानी श्रीनिवास हम देखने वाले हैं। कल ये देखना होगा किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर और पहले चरण के मतदान को लेकर तमाम तैयारियां, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में प्रचार का रण लगातार आगे बढ़ता हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रियंका गांधी को लेकर एक बार फिर से जुबानी हमला सामने आया। सीएम शिवराज ने कहा कि झूठ बोले कौआ काटे। प्रियंका गांधी जी, आप जब भी मध्य प्रदेश आती हैं तो झूठ की दुकान खोल देती हैं। पिछली बार आपने झूठ बोला, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला है। इतना झूठ मत बोलिए, प्रदेश में 50,000 नियुक्ति पत्र हमने बांटे हैं। प्रियंका जी मध्य प्रदेश को बदनाम कर रही हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। आपकी पार्टी के नेता गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं, ये कह रहे हैं। तो तमाम शब्द मुख्यमंत्री की तरफ से प्रियंका गांधी के लिए। प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौआ काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और मैडम प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा आज। आपके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों से कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे घर में हमारी सरकार आएगी, चूल्हा नहीं जलने देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का यही सोचे कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाए? हम तो नहीं मरने देंगे, लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ कर पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। 2 पार्ट हो गए कांग्रेस के, 2 पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटा और बेटी को सेट करना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। जनता बेचारी कहाँ जाएगी? हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जवाब दीजिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आपने सुना। एक और बयान आपको सुनाएंगे जिसमें प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसते नजर आए हैं। मध्य प्रदेश आ रही है प्रियंका गांधी। कांग्रेस ऐसी दलदल क्यों बन गई है जिसमें इंडी गठबंधन धंस गया है? कोई यहाँ पर भरोसा नहीं कर रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे करेगा, ये प्रमुख सवाल। मध्य प्रदेश आ रही है,
उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और केवल लड़ नहीं रहे, अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पर भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पर ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा। और कटाक्ष के इस क्रम में कैलाश विजयवर्गीय भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उनकी तरफ से भी बयान। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो हाल हुआ है वही हाल मध्य प्रदेश के दौरे के बाद मध्य प्रदेश का होगा। प्रियंका गांधी धार के कुक्षी और इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगी, लेकिन उनके दौरे पर बीजेपी के नेता कटाक्ष कसते। नहीं, वो आए अच्छा है। वो उत्तर प्रदेश में भी गई थी, काफ़ी घूमी थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उनको काफ़ी बड़ी बड़ी भीड़ से सुना था, पर परिणाम क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में वही मध्य प्रदेश में। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, तो उनको लेकर एक सज्जन सिंह वर्मा का वीडियो भी आपको दिखा देते हैं जो कि लगातार वायरल होता आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को सज्जन सिंह वर्मा सलाह देते नजर आ रहे हैं। कैलाश को निपटाने के लिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। कह रहे हैं कि दोस्त को सलाह दे रहा हूं, बीजेपी निपटाना चाहती है। वो ये भी कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें विधानसभा का टिकट थमा दिया गया। भाई कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तुझसे बदला लेने के तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई। तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय की फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तो हार जाएगा। मैं दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। और कांग्रेस के नेताओं की भी मुश्किलें कम नहीं है। अगली खबर मुरैना से है। कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए। चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। इनके खिलाफ 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। आपको ये बताएं कि अजब सिंह सुमावली से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और इससे पहले भी एक मामला जिसमें राजीनामा जारी होने के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा दिनों तक चली नहीं। एक बार फिर से गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ जारी हुआ है। तो 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी के तौर पर लगातार तो प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इधर सिवनी के केवलारी में मंच से बीजेपी उम्मीदवार राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर रजनीश सिंह को मड़ई मेले में नाचने वाला कहने पर माफी मांगी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पूर्व विधायक को लेकर टिप्पणी की थी, यदुवंशी समाज को लेकर कोई बात नहीं की है, फिर भी समाज के लोग आहत हैं, तो मैं समाज से माफी मांगता हूं। आपको बताएं कि बीजेपी उम्मीदवार से यदुवंशी समाज की नाराजगी की बात सामने आ रही थी और उसी के बाद अब बीजेपी उम्मीदवार राकेश पाल सिंह माफी मांगते नजर आए। मैंने पूर्व विधायक को नाचने वाला विधायक कहा है, जो कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, वो ऐसा करते हैं, मैं देखता हूं, वही मैंने कहा है। और मैंने किसी भी समाज के लिए, यादव समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए, मैंने कभी भी कोई इस तरह की टिप्पणी करने का काम नहीं किया है। मैं मर्यादित और सुसंस्कृत व्यक्ति हूं। फिर भी यदि किसी को भावनाओं को ऐसा लग रहा है और लोग जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करके इसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं और
किसी की भावना यदि ऐसी आहत हो रही हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी चाहे। और इस बीच रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।